लोग सिर्फ उन्हीं को वैल्यू करते हैं जो जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है। इमेजिनेशन मेरी अच्छी है। सचिन पिलगांवकर सर थे, उनको बोल रहे थे क्या कर रही है, कितना बढ़िया, इतना नेचुरल कर रही है। बल्कि मेरा कैरेक्टर इतना कुछ था ही नहीं, बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन वो पता नहीं इम्प्रेशन पड़ गया या क्या। फिर मैंने सोचा ओके, अब से मैं सिर्फ एक्टिंग ही करूँगी। पहले मैं ट्राई कर रही थी, नाउ अब जितना भी टाइम लगेगा एक्टिंग ही करते हैं। मैं फर्स्ट ऑडिशन दिया था तो मैंने ICICI बैंक का दिया था। मेरी फाइट मेरी खुद से थी, लोगों को फेस करना, छोटी छोटी चीज़ें जो है, कॉन्फिडेंस को, अपने आप को वैसे प्रेजेंट करना। आखिरी पत्ता निकाल रही थी मैं 500 का ATM से, और फिर जैसे ही मैंने निकाला तो उसमें फ्लैश हुआ 20,000। जब मैं 4th ईयर में थी एंड आई वॉज कन्फ्यूज, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि थिएटर भी होता है जब मेरी फ्रेंड ने थिएटर ज्वाइन किया था। बैंगलोर में मैं 2 महीने तो सिर्फ चिल किया है कि यहाँ घूमना वहाँ घूमना। एक और गुफ्तगू लेकर हम हाजिर हैं जानी मानी एक्टर सानविका के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सानविका। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, ये मेरी खुशनसीबी है। थैंक यू सो मच फॉर। हमारे दर्शक भी इस वक्त खुश होंगे कि हम इस नई सीरीज़ में नए लोगों के साथ बात कर रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है उनके सफ़र को समझना, उनके इंस्पिरेशंस को समझना और उनके आगे के इरादों को समझना। ये सब लोगों को इंस्पायर करता है। हमको बताइए सानविका, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सानविका है। जैसे कि अभी फ़िलहाल जो मेरा स्टेज नेम है वो सानविका है, लोग मुझे सानविका के नाम से जानते हैं, लेकिन जो मेरा एक्चुअल नेम है वो पूजा सिंह है। तो बचपन से पूजा सिंह रहा है, बीच में चेंज किया था मैंने, फिर पूजा सिंह रहा है। एंड क्योंकि ये मैंने इसलिए चेंज किया, जब सीज़न 1 आया था तो सीज़न 1 तक पूजा सिंह था। एंड क्या चीज़ का सीज़न 1? सॉरी, पंचायत का। सॉरी। हाँ, तो पंचायत की सीज़न 1 तक पूजा सिंह था। फिर उसके बाद पंचायत सीज़न 1 काफ़ी हिट हुआ था, तो काफ़ी जगह जो मेंशन्स होते थे, आर्टिकल मेंशन हो गया या इंस्टाग्राम में टैग्स हो गए, तो हर जगह वो गलत नाम से वो हो रहा था। तो एक एक्ट्रेस है पूजा सिंह नाम की, जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, सीरियल्स में काम करती है, तो हर जगह वो उनको टैग किया जा रहा था, और कई आर्टिकल्स थे जिसमें कन्फ्यूजन था। आधी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में थी, आधी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में थी। तो फिर मुझे तब लगा कि मुझे एक सेपरेट नेम होना चाहिए, जिससे मीडिया में कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो तब मैंने खुद से अपना नाम सर्च किया था, और फिर तब मैंने सानविका रखा था। क्यों रखा होगा सानविका? क्योंकि क्या कुछ इसमें ज्योतिषी और न्यूमरोलॉजी का भी कुछ मसला है? सर, नाम तो चेंज करना था, उसमें कोई ज्योतिषी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हाँ, जब मैं उसको स्पेल कैसे करूँगी, तब मैंने एक ऐप होता है एस्ट्रोटॉक करके, तो उसमें जो मेरे को एस्ट्रोलॉजर मिली, मैंने उनसे पूछा कि ये नाम सही है ना। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको उससे रखना चाहिए, आपकी राशि के हिसाब से रखना चाहिए। लेकिन मुझे ये नाम पसंद था, तो मैंने राशि के हिसाब से नाम नहीं रखा। मैंने बोला आप बस बताइए इसका कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है। तो बोले कि हाँ ये ठीक है, ये आपको बेनिफिट करेगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है बस। तो इस बात को हुए कितना टाइम हो गया नाम को बदले हुए? हो गया 4 साल, 3 साल। तो जो उनका प्रेडिक्शन या एजम्पशन था, तो वो नाम लकी साबित हो रहा है? सर, मैं बोलूँगी ये बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हैं, हो सकता है ये नाम का भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ये सारी चीज़ों में बचपन से बिलीव करती हूँ। तो जो उसमें लिखा हुआ था, एक कुंडली में वो जो लिखा हुआ रहता है, तो उसमें ये लिखा था कि मतलब इस टाइम पे आपका जो भाग्योदय होता है वो होगा, तो वो भी हो सकता है। और साथ में साथ पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स मैं मानती हूँ, तो एक चीज़ को नहीं बोल सकती मैं, बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हैं जो शायद वो वर्क कर रही है अभी। और मैं ये भी मानती हूँ सब इंसान का ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो शायद ये टाइम अच्छा चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं ये टाइम अच्छा चलता ही रहे, बल्कि और भी अच्छा हो। आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं जबलपुर से हूँ सर, मध्य प्रदेश। अच्छा जी। और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? पापा अभी रिटायर्ड हैं। जब मैं 9th क्लास में थी तब पापा रिटायर हो गए थे, और मम्मी हाउस मेकर है। और उसके पहले पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, ओरिएंटल इंश्योरेंस में। और हमारी जो पूरी अपब्रिंगिंग हुई है वो जबलपुर से हुई है। मेरी बड़ी सिस्टर्स भी हैं, तो हम सब की अपब्रिंगिंग जबलपुर में हुई है। मेरी एजुकेशन हो गई, कॉलेज हो गया, सब जबलपुर से है। कितनी भाई बहन हैं आप लोग? इस पर तो मेरे को घर वालों से बहुत डांट पिटेगी क्योंकि मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोला है कि घर वालों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए मीडिया में, ये वो। अभी मैंने आप पर छोड़ा कि आप बोलें या ना बोलें। जबलपुर में आपकी पढ़ाई क्या हुई? सर, मैंने क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल से मैंने अपनी
फर्स्ट से लेकर 12th तक मैंने वहाँ पे पढ़ा है। एंड फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। किस साल में इंजीनियरिंग पूरी हो गई होगी? सर 15 में हो गई थी, 2015। उसके बाद कोई नौकरी भी की? सर नहीं, मैं लाइक लास्ट ईयर तक आते आते आई वाज लाइक वेरी कंफर्म मुझसे जॉब तो होगी ही नहीं, और मुझे जॉब करने का कभी इंटरेस्ट था भी नहीं। तो जब मैं 11th-12th में थी तो मुझे बिज़नेस करना था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझ बिज़नेस वाली जो क्वालिटीज़ होती है वो है मुझ में, और मैं कुछ एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकती हूँ। तो मुझे तब से वो करना था, तो मुझे MBA करना था। अब MBA के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, तो मैंने सोचा था कि ठीक है इंजीनियरिंग कर लेते, क्योंकि इंजीनियरिंग से आपके ऑप्शंस काफ़ी खुल जाते हैं कि आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो, आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो। तो पेरेंट्स भी उस डिसीजन से खुश थे कि हाँ चलो, उनके लिए ये था कि हाँ बच्ची नौकरी करेगी। लेकिन 4th ईयर तक आते आते इंजीनियरिंग इतनी हैवी हो गई थी सर कि मतलब मुझे एक जगह मैं बैठ ही नहीं सकती थी। मुझे था कि अब मुझे बाहर जाना है, मुझे कहीं घूमना है, मैं एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकती, मैं डेस्क जॉब नहीं कर सकती, मैं लैपटॉप पे काम नहीं कर सकती, तो मुझे कुछ ट्रैवलिंग वाला जॉब चाहिए था। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं शायद डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ या कुछ ट्रैवल वाला कोई जॉब पकड़ लेती हूँ। तो ये मेरे माइंड में चल रहा था उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चल रहा था। फिर मेरी एक दोस्त थी, नाउ शी इज़ अ वेरी बिग एक्ट्रेस राइट नाउ। उस टाइम पे हमने अपनी बचपन साथ में बिताई है, शालिनी नाम है उसका। तो हम लोग का प्लान था कि जबलपुर से हम दोनों साथ में आएंगे, और उसको हमेशा से एक्ट्रेस बनना था। मुझे कभी प्लान नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं फिट नहीं हूँ एक एक्टर की क्वालिफिकेशन के लिए। मैं अपने आप को कभी सुंदर नहीं मानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं अच्छी नहीं लगूंगी, मैं ऐसा। लेकिन जो आर्टिस्टिक चीज़ें हैं जैसे कि डिज़ाइनिंग हो गई या पेंटिंग हो गई, वो सही चीज़ें मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, या ट्रैवलिंग वाला जॉब हो गया, या बिहाइंड द कैमरा कुछ लाइक क्रिएटिव जॉब है, वो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो वो मेरा प्लान था। तो हम दोनों साथ में निकलने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पापा मिले, मेरे पापा मिले, उन दोनों ने बातें की, और फिर हम दोनों को जो डांट पिटी है वहाँ पे कि तुम लोग वहाँ जाके ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो। तो उस वक्त माहौल काफ़ी गर्म हो गया था। तो उसको घर पे बैठा दिया गया, मुझे भी घर पे बैठा दिया गया। लेकिन मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे कि वो बोले कि नहीं बेटा आपको करना है तो हम चलते हैं, आपके साथ चलते हैं। लेकिन उस वक्त टाइमिंग वैसी थी कि कुछ हो ही नहीं पा रहा था। अगर मैं चाह भी रही हूँ कि मैं जबलपुर से बाहर निकल दूँ तो वो हो नहीं पा रहा था, पॉसिबल नहीं था। फिर 2 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे बैंगलोर जाना है, आप मुझे जाने दीजिए, वहाँ पे मैं जॉब करूँगी। ये मेरा जस्ट प्लान था, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स मुझे बॉम्बे नहीं आने देंगे, क्योंकि उनके लिए लगता है कि बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे बच्ची आएगी, अकेली रहेगी, गुम हो जाएगी, लोकल है, कोई किडनैप कर लेगा, तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उनके दिमाग में। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे बैंगलोर भेजिए, वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, तो सारी चीज़ें वो सॉर्ट हो जाएगी। तो फिर मैं बैंगलोर गई थी। बैंगलोर में मैं कुछ 5-6 महीने रही, एंड फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे आती हूँ। बेंगलोर तो एक बहाना था। बैंगलोर एक्चुअली हाँ बहाना तो बम्बई हाँ। और बैंगलोर में भी मैंने कुछ नहीं किया सर, मतलब बैंगलोर में मैं 2 महीने तो सिर्फ चिल किया है कि यहाँ घूमना, वहाँ घूमना, टीवी देखना और वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करना। और वहाँ जाके मैंने वो काफ़ी सारी जो रीजनल फिल्म्स होती हैं वो मैंने देखना शुरू की, और क्योंकि मेरी जो फ्लैटमेट थी वो वहीं की थी, तो फिर मैंने रीजनल फिल्म्स देखना शुरू की। तो फिर मुझे एक नया सिनेमा, रीजनल सिनेमा मैंने एक्सप्लोर किया था। फिर उसके बाद मैं बैंगलोर से बॉम्बे आई बस पकड़ के। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बॉम्बे में कहाँ पे क्या होता है, लाइक एब्सोल्युटली नथिंग। अभी उस पे आएंगे कि बॉम्बे का क्या हुआ। अभी बताइए कि 2 बातें, इंफॉर्मेशन की तरह बता दीजिए जिसमें साल मत बताइएगा, आपकी जन्म की तारीख बताइए। 11 मार्च जी। दूसरी बात ये कि जबलपुर में इंजीनियरिंग करते हुए के ज़माने में वहाँ की जो कल्चरल दुनिया थी कि कोई पेंटिंग एग्जीबिशन देखने चले गए, कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट सुनने चले गए, कुछ फिल्म शो है तो वहाँ चले गए, ऐसा कुछ उसमें हिस्सा ले रही थी जबलपुर में? नहीं सर, ऐसा मतलब वहाँ पे जबलपुर में होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कल्चरली जबलपुर बहुत एडवांस है, लेकिन हमारे घर का वैसा माहौल नहीं था कि मतलब हम कल्चर में इन्वॉल्व हों। हमारे यहाँ एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और इसलिए पेरेंट्स को बहुत उम्मीद थी कि ये मतलब पढ़ाई में कुछ करेगी और लाइक फर्स्ट तो नहीं लेकिन 4th 5th तक की रैंक आ जाती थी मेरी, लाइक अबव एवरेज वाली। तो ऐसा कोई माहौल नहीं था और इनफैक्ट मुझे भी उतना ज़्यादा उसमें एक्सप्लोर इंटरेस्ट नहीं था कि मतलब एग्जीबिशन होती है। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि थिएटर भी होता है जब मेरी फ्रेंड ने थिएटर ज्वाइन किया था, तब मुझे पता चला। तब आप क्या कर रही थी? तब मैं कॉलेज में थी, 2nd ईयर में। तब मुझे पता चला कि ओह थिएटर भी होता है, ऐसी चीज़ भी होती है, क्योंकि मैंने कभी प्लेस भी नहीं देखे थे। तो हमारे घर का जो माहौल था वो बहुत लाइक स्कूल से घर, घर से स्कूल, यही था। और हमारे घर में मेरे दोस्त भी बहुत कम थे। अगर कॉलोनी में 4-5 दोस्त हैं तो मम्मी बोलती थी कि नहीं उनको बोलो यहाँ पे आए, यहाँ पे खेले। तो मुझे बाहर जाने भी नहीं दिया जाता था कि नहीं बच्ची बिगड़ जाएगी। तो उस टाइप का थोड़ा सा माहौल था। वो सिर्फ इसलिए था, वो मतलब पेरेंट्स के हिसाब से जितना वो मुझे लाइक अच्छा बच्चा बना सकते थे, वो उनकी लाइक उनका वो तरीका था। ये तो खैर अब जाकर आपको समझ में आने लगा होगा कि पेरेंट्स आपके भले के लिए ही जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन एक उम्र होती है जब इंसान थोड़ा कंप्लेनिंग होता है कि मुझे समझा नहीं जा रहा है, एक्चुअली मैं गलत नहीं हूँ। नो वन इज़ पुटिंग एफर्ट टू नो कि मतलब मेरे दिल में क्या चल रहा है। ऐसा कुछ एहसास आने लगा था जब तक आपने बेंगलोर का सफ़र शुरू नहीं किया था? नहीं, ऐसा तो नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स मेरे हैं सपोर्टिव, लेकिन मुझे कई बार काफ़ी गुस्सा करना पड़ता है तो मैं उस मामले में काफ़ी ड्रामेबाज हूँ। मैंने काफ़ी ड्रामा किया था और जिस कारण मतलब पेरेंट्स तो इससे डर गए थे एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि ये लड़की थोड़ी सी पागल सी है, ये इसकी अगर नहीं मानो, ज़िद्दी है, बेसिकली ज़िद्दी है, अगर इसकी बात नहीं मानो तो फिर ये पता नहीं क्या ही बवाल कर देगी। इसका मतलब इन ड्रामों में कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट भी शामिल है? नहीं, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, अपने आप को कभी हार्म नहीं करूँगी। हाँ, कि मतलब वो जो बचपन में होता है कि अपने आप को कमरे में लॉक कर देना या खाना नहीं खाना, तो पेरेंट्स उसी चीज़ में वो डर जाते हैं थोड़ा। तो बल्कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन तो भी उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, वो ओवर प्रोटेक्टिव थे। लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि बेटा तुम्हें जो करना है हम हमेशा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि फिर बाद में तुम कंप्लेन ना करो कि आपकी वजह से नहीं बन पाए या ये। तो उन्हें हमेशा से वो सपोर्ट किया है। लेकिन ये कि उनको भी एक्सपोजर उतना ज़्यादा था नहीं, उनको ज़्यादा आइडिया था नहीं, तो उनके हिसाब से वो जितना कर सकते थे उन्हें हमेशा किया। जबलपुर में शालिनी के अलावा भी दोस्तों की ऐसी कोई दुनिया थी जिनके साथ दिल बहुत लगा करता था और लगता था कि ये जो हमारा इंजीनियरिंग का एक जो नॉर्मल रट का की ज़िंदगी है उससे अलग ये तो बड़ी चमकीली ज़िंदगी है, ऐसी कुछ दोस्तियाँ बनना शुरू हुई थी? नहीं सर, मतलब मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी थी, तो वही हमारा गर्ल्स स्कूल थे और वही फ्रेंड्स थे। और ऐसा कॉलेज में मतलब मैं और शालिनी काफ़ी क्लोज थे, मतलब हम लोग हर चीज़ साथ में करते थे, वैसा था। तो इसलिए बॉम्बे आने का प्लान भी हमारा साथ में था। और उसके अलावा तो मतलब दोस्त बहुत रहे, लेकिन मेरा रुझान मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड कह लो आप, शालिनी ज़्यादा थी। बाकी दोस्त थे वो सब अलग अलग शहर चले गए थे या अलग कॉलेज में थे, हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। तो इसलिए सारी चीज़ें हम लोग की प्लानिंग और घूमना और जो भी हम लोग करते थे वो साथ में ही रहता था। ये तो बेंगलोर में हुआ होगा जब आपने खुद से अपनी लाइफ नेविगेट करना शुरू की। वो जो भी कितने साल, 1 साल या 6 महीने? 6 महीने, हाँ। 6 महीने का जो अरसा है वो ही आपको बताएगा कि सो के कब उठो, अपने लिए खाने का इंतज़ाम कैसे करो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जाओ, वगैरह वगैरह। इस तरह से आपने अपनी लाइफ खुद नेविगेट करना, यानी ये जो ओवर प्रोटेक्शन था उससे बाहर निकलना शुरू किया बेंगलोर में। और तभी आपने कुछ फिल्मों की और रीजनल फिल्मों की एक दुनिया देखी। इसी बीच में वो कब हुआ होगा कि आपके अंदर कोई एक्टर जिसको बम्बई जाके कुछ कार्व करना है, ये कब एहसास में आया? कभी नहीं आया। नहीं आया? मुझे तो आज भी नहीं आता, ऑनेस्टली बोलूँ। यह है कि जब मैं वर्कशॉप वाली प्रोसेस में रहती हूँ तब वो वर्कशॉप की प्रोसेस में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उस वक्त आप एकदम इन्वॉल्व हो जाते हो। जब मैं बैंगलोर में थी तो
क्योंकि वहाँ पे भी मैं कुछ कर नहीं रही थी, और अगर मैं डिज़ाइनिंग करती उसमें बहुत पैसे लगते हैं, आपके 15-20 लाख उसमें लग जाते हैं, एंड फिर आपको अपना वो स्टूडियो सेटअप करने में बहुत पैसे लगते हैं। तो इतना फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग थे नहीं हम कि वो पॉसिबल हो पाता। तो शालिनी ने ही सजेस्ट किया था कि एक काम करो, तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे जाके तुम लाइक एज एन एडी वगैरह ट्राई कर सकती हो। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने 1-2 एड्स में एज एन एडी ट्राई किया, और एडी में मुझे उतना मज़ा नहीं आया, और उसमें भी कुछ करने नहीं रहता है, क्योंकि आप रहते हो बहुत थर्ड एडी, फोर्थ एडी, कॉस्ट्यूम में भी जो एकदम जिनको बोलते हैं ना कि ये लेकर आ, वो लेकर आ, सोर्सिंग कर, वो वाला। फिर उसके बाद एट द सेम टाइम मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। क्यों? ऑडिशन भी देना मैंने इसलिए शुरू किया सर, मैं जैसे बोला आपको कि मैं थोड़ा बहुत ये कुंडली मुंडली में बिलीव कर लेती हूँ। तो जब मैं 4th ईयर में थी एंड आई वॉज कन्फ्यूज कि यार अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे ये करूँ वो करूँ, लाइक एब्सोल्युटली ब्लैंक। तब मेरी एक फ्रेंड के अंकल थे हुए, तो मैंने उनको दिखाया था अपनी डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें दी थी। तो वो मुझे नहीं जानते थे, उनने मुझे लिख कर दिया था एक पेपर में कि अगर कभी एक्टिंग और मॉडलिंग का मौका मिले तो ज़रूर ट्राई करना। तो उस वक्त हो ये रहा था कि मतलब चीज़ें वैसी बनी रही थी कि अगर मैंने डांस ज्वाइन कर लिया या मेरा थिएटर में इन्वॉल्व होना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रास्ते उन्हीं ने बोला कि बेटा देखो, ये समझ नहीं रहे हो, ये रास्ते तुम्हारे लिए खुद ही वैसे बनते जा रहे हैं कि अपने आप ये थिएटर तुम नहीं गई हो, तुम्हें बुलाया गया है, डांस क्लास भी तुम्हारी वो स्टार्ट हुई है, अपने आप स्टार्ट हुई है। तो मुझे लगा कि ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने ऑडिशंस वगैरह देना शुरू किया। तो इनिशियली तो मतलब बहुत डर लगता था, मैं आराम नगर जाती थी, एक तो मैं बहुत शाय। आई तो रही कहाँ? हाँ, जब सबसे पहले बेंगलोर से यहाँ आपने तो सर जब मैं पहले आई थी 3 दिन के लिए आई थी यहाँ पे, तब मैंने एक सबसे सस्ता होटल बुक किया था अंधेरी ईस्ट में, जो कि मैं भूल गई थी। ठीक है, मैं आई, मैंने चेंज वेंज किया और मैं ऑडिशन देने पहुँची। मैं बस में आई थी, तो अब वो नींद वींद हुई नहीं थी, तो ऑडिशन देने गई तो आंखें एकदम लाल। तो वो बोले कि एक काम कीजिए, आप बहुत टायर्ड लग रही हैं, आप कल आके ऑडिशन दे दीजिएगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने देखा, ऑटो में बैठी, ऑटो वाले ने मुझे दिखाया कि अरे मैडम ये यशराज है, यहाँ पे ये बालाजी का स्टूडियो है। फिर वो सारी चीज़ें घुमाने लगे। अब फिर मुझे घर जाना था, मतलब होटल जाना था। अब मुझे होटल का नाम याद नहीं कि कहाँ जाना है। तो वो बोले कि अरे मैडम आपको कुछ तो पता होगा ना कि मतलब ये रास्ता है वो। मुझे कोई आइडिया नहीं। फिर जैसे तैसे मतलब हमें 2 घंटा लग गया, हम वहाँ पे घूमते रहे। फिर मैंने बैग में देखा तो चाबी थी, तो चाबी में नाम लिखा हुआ था। फिर वो ढूंढने लगे हम, फिर तो भी नहीं मिला। फिर रास्ते में किसी को रोक के फिर हमने पूछा कि कहाँ पे आएगा, तो सब बोले गूगल मैप कर लो, गूगल मैप। गूगल मैप पे वो इतना छोटा सा वो होटल था कि वो गूगल मैप पे भी नहीं मिला। फिर किसी ने जस्ट डायल पे देखा, तो जस्ट डायल पे वो होटल का नाम मिला। तो फिर वो ऑटो वाले ने मुझे वहाँ पे ड्रॉप किया, और फिर वो ऑटो वाले बहुत अच्छे थे कि वो बोले कि नहीं मैडम, आपको जब तक नहीं मिल जाएगा मैं आपको ऐसे छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज़ वेरी ब्लेस्ड कि जब से मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी, मुझे सपोर्ट हमेशा से मिलता गया है कि मतलब चाहे वो ऑटो वाले का हो या कोई रैंडमली अगर कोई मुझे रास्ता बता के चला गया हो वैसा। तो ये 3 दिन थे, मैंने ऑडिशन दिया, मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया। फिर 1-2 लोगों से और मिली थी मैं आराम नगर में। फिर मैं वापस गई। फिर जब मैं परमानेंटली यहाँ पे आई, तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे रुकी थी बोरीवली में। फिर मैं उसी क्या शालिनी के? नहीं, कोई और? हाँ, मेरी दूसरी फ्रेंड। इनफैक्ट शालिनी को पता नहीं था कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। फिर मैं बोरीवली में रुकी थी श्वेता के यहाँ पे 10 दिन रुकी थी, क्योंकि मैंने उसको बोला था मैं 1 महीने के लिए आऊँगी। तो अब 1 महीने के आखिरी के 10 दिन आई थी। अब 10 दिन में मुझे घर चेंज करना था, अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं। तो मैंने सोचा कि यार सबसे सस्ता बोरीवली में मिलेगा, तो मैं वहीं पे ढूंढती हूँ। तो ढूंढा नहीं मिला। फिर मुझे अंधेरी में एक पोस्ट मिला फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स में। तो फिर मैं गई, मैं वहाँ पे देख कर आई। तो फिर वहाँ पे एक रूम में 6 लड़कियाँ थी और उसका 6000 रेंट था। तो मैंने बोला हाँ ये सही है, मेरे बजट में आ जाएगा। तो फिर मैंने वो फाइनल किया। लेकिन अब उसके लिए मुझे डिपॉजिट देना था 20,000। अब 20,000 मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं है कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो आई वॉज़ वेरी स्ट्रेस्ड। फिर नेक्स्ट डे मतलब उसको फाइनल करना ही था, वरना वो किसी और को दे देते।
तो मैं वापस बोरीवली लोकल स्टेशन पहुंची और फिर आखिरी पत्ता निकाल रही थी मैं 500 का ATM से, और फिर जैसे ही मैंने निकाला तो उसमें फ्लैश हुआ 20,000। मैंने बोला हैं, फिर मैंने वापस से चेक किया कि ये सही है कि नहीं है, तो उसमें 20,000। मेरे पापा को कॉल लगा, मैंने बोला पापा आपने पैसे भेजे क्या? बोले नहीं बेटा हमने तो कोई पैसे नहीं भेजे। तो मैंने बोला कि उसमें 20,000 दिखा रहे हैं। तो पापा बोले कि बेटा हो सकता है कि वो कॉलेज के वो पैसे आने थे कुछ, तो वो आए होंगे। तो वो पैसे सेकेंड ईयर के टाइम पे आने थे, लेकिन वो सेकेंड ईयर के टाइम ना आके वो उस टाइम पे आए। लाइक आप टाइमिंग देख रहे हो। मतलब अब मैं यही मानूंगी ना कि मतलब भगवान ही मुझे सपोर्ट कर रहा है कि मतलब सारी चीज़ों के लिए, मतलब वो टाइमिंग इज़ लाइक क्या बोलूँ, बहुत मैजिकल है। फिर मैंने वो पैसे निकाल के उनको दिए और फिर मैं वहाँ पे रहने लगी, ये DN नगर में। ये बताइए हमको कि साइकिल चला लेती हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल। साइकिल चला लेती जी। पहली बार आप बैंक में अपना कोई अकाउंट खुलवाने खुद गई थी? जी। मतलब ये कि ये जो मेल डोमिनेंट स्पेसेस हैं उसमें पहली बार जाने का कोई ऐसा हेजिटेशन का कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद आता है कि मतलब प्रिडोमिनेंटली वो जगह मेल डोमिनेटेड थी और एक लड़की होकर पहली बार उस जगह पर जाना, ऐसा कोई? सर ऐसे मुझे मीटिंग्स वगैरह पे लगता है, जैसे कि ये बैंक का काम तो मतलब उतना मुझे वो स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे जाओ आप किसी से पूछो तो वहाँ पे लोग हेल्प कर देते हैं। वो मेल डोमिनेंस आपको तब फील होता है जब आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है। जैसे कि आप टेबल पे बैठे हो, आपने कोई पॉइंट पुट किया, आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप नए हो, आप के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फ़िलहाल मैं ये बोलूँगी। या फिर यूजुअली हमेशा हुआ है कि कोई भी ओकेजन पे मैं गई हूँ तो उस जगह पे सिर्फ मैं ही एक लड़की हूँ और बाकी हर लोग जो हैं वो लाइक लड़के लोग रहे हैं या आदमी लोग रहे हैं। तो उसमें ये रहता है कि कॉन्वर्सेशन करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है, आप थोड़े से अलूफ हो जाते हो कि सबका एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है, तो आपको उतना सीरियसली लिया नहीं जाता है। तो ये हुआ है, काफ़ी बार हुआ है और ये अभी भी होता है, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि अब एक आइडेंटिटी बन गई है तो लोग आपको बुलाना चाहते हैं, आपको अपने ग्रुप का पार्ट बनाना चाहते हैं। पहले वैसा नहीं होता था। तो खैर हमने वहाँ पे टोका था कि ऑडिशन आप क्यों देने लग गई थी, वहाँ से शुरू कीजिए। ऑडिशन मैं इसलिए देने लग गई थी कि मैं ट्राई कर रही थी। मैंने सोचा कि अभी तो कुछ लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ठीक है अंकल ने बोला है तो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो मैं बहुत शाय थी, मुझे बहुत डर लगता था, आज भी काफ़ी डर लगता है। मतलब मुझे क्राउड को फेस करना या लोगों को फेस करना बहुत थोड़ा सा अनईजी हो जाती हूँ। तो जब मैं पहले ऑडिशंस के लिए जाती थी, आराम नगर, ये महाडा में ऑडिशंस होते थे, तो वहाँ पे मैं जब जाती थी ऑटो से, मैं ऐसे बाहर से देखती थी कि इतने सुंदर सुंदर लोग खड़े रहते थे वहाँ पे कि मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। लेकिन ऐसे कुछ 4-5 दिन ये सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया कि नहीं पूजा, कि अपने आप को थोड़ा सा, अगर गलत भी कर रही हो ना तो इट्स ओके, बेशरम बन के जाओ, ऑडिशन दो और वापस आ जाओ। तो फिर मैंने फर्स्ट जो मेरा इंट्रो था, जो मेरा ऑडिशन था, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे खड़ा होना है, क्या बोलना है। एंड उस टाइम पे मैं बिल्कुल ग्रूम्ड भी नहीं थी, विदाउट मेकअप जाती थी। मेरे को लगता था कि ओह ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं चलती है। आपको एक प्रेजेंटेबल होके जाना पड़ता है, मेकअप और सारी चीज़ें प्रॉपर करके जाना पड़ता है। तो वो मैंने जर्नी के साथ साथ सीखा। और जब ऑब्वियसली उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि मतलब ऐसे 8-10 लोग अंदर बैठे रहते थे ऑडिशन के टाइम पे, तो उनके सामने परफॉर्म करना बहुत डर लगता था, बहुत ख़राब ऑडिशन जाते थे, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। वो मेरी फ़ाइट थी। जैसे लोगों की फ़ाइट होती है कि उनको पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिला या किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सबकी अपनी फ़ाइट होती है। मेरी फ़ाइट मेरी खुद से थी, लोगों को फेस करना, छोटी छोटी चीज़ें जो है, कॉन्फिडेंस को, अपने आप को वैसे प्रेजेंट करना। तो वो फ़ाइट मैंने हमेशा मारी है। और ऑडिशन देना मैंने शुरू इसलिए किया था क्योंकि वो अंकल ने बोला था, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, हाँ, तो वो अंकल ने बोला तो मैं ट्राई कर रही थी। एंड आई गेस कुछ 15 दिन बाद रेगुलर ऑडिशंस देने के बाद मेरा फर्स्ट ऑडिशन क्रैक हुआ था डोमिनोज़ का, और उसमें कम से कम 250-300 लड़कियों ने ऑडिशन दिया होगा, क्योंकि उस वक्त ओपन ऑडिशंस होते थे, ऐसी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। तो उसमें मोन्टाज कौन सा साल रहा होगा?
ये था 16। तब जब मैं वो सिलेक्ट हो गई थी तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं कैसे सेलेक्ट हो गई हूँ, क्योंकि मुझसे बेटर बहुत सारे लोग थे, सुंदर दिखने वाले, एक्सपीरियंस्ड वाले, लेकिन मैं सेलेक्ट हो गई थी तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। भले ही वो मोन्टाज ऐड था और मैं कुछ एक मिली सेकेंड के लिए दिखी होंगी उसमें, लेकिन फॉर मी इट वॉज एन अचीवमेंट। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि आप स्टूडियो के बाहर जा रहे हो तो कोई फिट बोल दे आपको कि हाँ आप फिट हो, आप आ जाओ, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट हो जाती थी, क्योंकि फिट नॉट फिट बहुत चलता था। तो ये मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। फिर उसके बाद मैं ऑडिशंस देती गई। फिर मुझे यशराज में एक छोटा, फर्स्ट ऑडिशन तो ये क्रैक हो गया। हाँ, first लेकिन crack हो गया। फर्स्ट ऑडिशन कैसा था? सर बहुत खराब गया था। क्या था वो? एक और ICI ऑडिशन नाम की चीज तो आपके लिए डीमिस्टिफाई हुई वहाँ पहली बार कि ये होता क्या है, क्या था? हाँ, तो सर जब मैं फर्स्ट ऑडिशन दिया था तो मैंने ICICI बैंक का दिया था, ऐड का ही ऑडिशन था, और वो कास्टिंग वाला बेचारा परेशान हो गया और था। आपको कैसे पता चला था कि ये हो रहा है? क्योंकि मैंने डांस क्लास ज्वाइन की थी, और डांस क्लास में वो जो एक मैम थी तो उनने बताया था कि ये ऑडिशन चल रहा है, जाके दे देना। तो वो उनके रेफरेंस से मैं वहाँ पे गई थी। तो अब मैं उनके रेफरेंस से तो चली गई, उन्हें एंट्रेंस में तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया कि ओ रेफरेंस से आई है लेकिन जो मैंने ऑडिशन दिया वो इतना ख़राब था कि मैं क्या बताऊँ कि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है सर कि क्या था, लेकिन मुझे कहाँ खड़े होना है, कैमरा को कैसे फेस करना है, डायलॉग्स कैसे बोलने हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने विथ प्रोसेस सीखी है। और फिर उसी के बाद फिर मेरा कुछ ऑडिशंस के बाद वो ऑडिशन के बाद मतलब मैं इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी कि मेरे को लगा कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है मेरे लिए। फिर देन मैंने अपने सारे होप्स गिव अप कर दिए थे। मैंने बोला कि ये तो करना ही नहीं है। तो कुछ 1 महीने तक मैं वापस गई नहीं ऑडिशंस देने के लिए, वो फर्स्ट ऑडिशन के बाद। फिर उसके बाद मैं फिर वापस ऑडिशंस देना शुरू किए, क्योंकि मैंने बोला कि मैंने तो अभी मेहनत की नहीं है तो मैं ऐसे कैसे गिव अप कर सकती हूँ। तो फिर मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए। फिर धीरे धीरे कुछ क्रैक हो जाते थे, और फिर उसके बाद मैंने फिर अपनी वर्कशॉप्स ली। जब थोड़े बहुत पैसे आ गए तो फिर मैंने वर्कशॉप्स, जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती थी वो मैंने करना शुरू किया। एंड फिर एक शेफ़ गोल्डबर्ग करके स्टूडियो है बांद्रा में, वहाँ पे मैंने वर्कशॉप ली, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प की। फिर उसके बाद जब मैं यशराज में एक छोटा सा किरदार था मेरा जर्नलिस्ट का, वो मैंने जब प्ले किया तो वहाँ पे डायरेक्टर सर जो थे हबीब फैजल सर, वो बहुत खुश हुए थे। अब मैं तो यही मानती हूँ कि सर टाइमिंग अच्छी चल रही होगी कि वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि वो बोलते ओह सो फोटोजेनिक। और आजू बाजू के लोगों को वो बोल रहे थे, जैसे सचिन पिलगांवकर सर थे, उनको बोल रहे थे क्या कर रही है, कितना बढ़िया, इतना नेचुरल कर रही है। बल्कि मेरा कैरेक्टर इतना कुछ था ही नहीं, बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन वो पता नहीं इम्प्रेशन पड़ गया या क्या। तो वहाँ से मुझे लगा कि ओके अब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको। फिर मैंने सोचा ओके अब से मैं सिर्फ एक्टिंग ही करूँगी। पहले मैं ट्राई कर रही थी, नाउ अब जितना भी टाइम लगेगा एक्टिंग ही करते हैं। तो फिर मैंने और वर्कशॉप्स की, और जितनी मेहनत हो सकती थी मैं करती गई। मैं हर वो जगह जाती थी जहाँ पे आर्ट से रिलेटेड चीज़ हो, जैसे पृथ्वी हो गई, यहाँ वेदा फैक्ट्री में बहुत सारे प्लेस होते थे, जितने प्लेस देख सकूँ, जितने फिल्म फेस्टिवल्स होते थे, मामी हो गई, इफ़ी हो गए, फेस्टिवल फिल्म्स जो होती थी मूवी पे जो आती थी वो मैं सारी देखती थी। सारी रीजनल फिल्म्स जो आती थी वो मैं सुबह का शो जाती थी क्योंकि टिकट सस्ती होती थी, तो वो जाके मैं देखती थी। और इंस्टाग्राम पे हर इंसान को फॉलो करती थी जो लाइक वाया कनेक्टेड रहते थे, कि क्योंकि मुझे भूलने की आदत रहती थी। और कई बार होता है कि जैसे कि एक्टर्स को तो आप जानते हो, लेकिन डायरेक्टर्स, राइटर्स, उनको आप नहीं पहचान पाते हो, तो वो वाया करके मतलब इंस्टाग्राम से उनका फेस मुझे फेमिलियर लग जाता था कि ओके, बार बार रिकॉल होता रहता था। तो ये मेरी खुद की एक्सरसाइज थी कि ऐसे ऐसे करके, मतलब ये मेरी अपनी एक्सरसाइज थी। फिर अभी कुछ टाइम से ऐसा हो गया है कि मतलब मैं अभी इन्वॉल्व नहीं हो पा रही हूँ किसी भी चीज़ में। मुझे मूवी देखने में या बाहर जाने में अभी मैंने वो थोड़ा सा स्टॉप लगाया हुआ है, वो मुझसे अंदर से फ़िलहाल हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये पहले की मेरी ये एक्सरसाइज थी, अपने आप को रोज़ कुछ ना कुछ करती रहती थी। मेरा टारगेट था कि 3 बजे, जैसे ही 3 बजते थे तैयार हो और निकलो। भले ही ऑडिशन नहीं हो रहा है, कोई कैफ़े में जाके बैठ जाओ, कोई एग्जीबिशन में चले जाओ, अलग अलग जगह टाउन में एग्जीबिशंस हैं वहाँ पे चले जाओ, लोकल ट्रेन पकड़ो वहाँ चले जाओ, कुछ ना कुछ आर्ट से रिलेटेड
वाली जगह पे मैं जाती रहती थी। ये सब चीज़ें आपको एनरिच कर रही हैं, ये आपको अंदाज़ा हो गया था? एक नया एक्सपीरियंस दे रही थी मुझे। ये था कि एक्सपीरियंस वाइज क्या है मेरे पास मुझे ऐसा लगता था कि मैं फ़िलहाल बहुत खाली हूँ, लाइक इंटरनली मेरे पास एक्सपीरियंस में कुछ नहीं है। जैसे किसी किसी की लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई या कुछ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में फ़िलहाल कुछ है नहीं, तो एक्सपीरियंसेस कहाँ से मैं वो गेन करूँगी। तो खुद से ही जाके मैं अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करती थी, देखती थी, तो एक्सपीरियंस के लिए मैं वो करती थी। ये जो बीच में आपने वर्कशॉप्स का जिक्र किया, कौन सी वर्कशॉप्स आप कर रही थी? और कोई ऐसा भी हो सकता है जो ये चुने कि वर्कशॉप्स हमारे लिए काम नहीं करेंगी, मतलब किसी का ये चॉइस हो सकती है कि हमारे लिए वर्कशॉप काम नहीं करेगी, लेकिन आपके लिए वर्कशॉप काम कर रही थी, तभी आप एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप में जा बहुत रही काम कर रही थी। क्या कर रही थी? सर मेरे लिए इसलिए काम कर रही थी क्योंकि मैं ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस से आते हैं, तो जब वो वर्कशॉप जाते हैं उनको लगता है कि अरे ये तो मुझे ऑलरेडी आता है। बट मैं उस चाहे कितनी भी वर्कशॉप हो जाए, आई ऑलवेज गो एज अ न्यू कमर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, और अगर एक ही वर्कशॉप में 10 बार भी रिपीट कर रही हूँ तो हर बार कुछ नया सीखने मिलेगा, क्योंकि जो पहले पास्ट काम किया है, क्योंकि आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा जो भी चीज़ें वो आपको सिखा रही हैं। वो विथ टाइम, विथ एक्सपीरियंस, या आप सेट पे काम कर रहे हो, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम सेम वर्कशॉप करोगे तो आपको क्लिक होगा, ओ वहाँ पे ये चीज़ ऐसी हुई थी, तो ये इंसान जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, तो या। तो जैसे इसमें से कई वर्कशॉप्स में से कौन सी वर्कशॉप ऐसी है जो आपको याद रहती है और कभी मौका मिला तो दोबारा उस वर्कशॉप में जाएं? सर मुझे जेफ कोलबर्ग वाली जो वर्कशॉप थी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और दूसरी जो वर्कशॉप है केरला में मैंने की थी जीवी वेन्यू सर के साथ, और उसमें वो लाइक नवरस की वर्कशॉप थी, और उसमें जब वो नवरस कराते हैं तो आपके अंदर के बहुत सारे जो ऐसे बंधे हुए इमोशंस रहते हैं वो निकल के आते हैं। और उसके बाद वो 15 दिन की वर्कशॉप के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी लाइट फील हो रहा था, बॉडी खुली हुई फील हो रही थी, बहुत एज ए ह्यूमन बीइंग ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वो एक वर्कशॉप है जो मैं फिर से करना चाहूँगी, और उनके 8 फेजेस होते हैं, तो मैंने फेज़ 1 फेज़ 2 किया था, अभी बाकी के फेजेस उनके करना बाकी है। कितने दिनों के एक एक फेज होते हैं? 15 दिन के एक फेज़ होता है। अब कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं? 10 से 12। मतलब आपको पर्सनली अटेंशन मिले? हाँ, ये नहीं कि क्राउड है और नहीं, बहुत अच्छी वर्कशॉप है। इनफैक्ट मैं तो रेकमेंड करूँगी कि मतलब जो भी एक्टर्स जाना चाहें वहाँ पे, जीवी वेन्यू सर की वर्कशॉप। अच्छा, तो इस तरह से जो अब तक मैं समझ सका वो ये कि उस डांस क्लास के बाद जो एक रेफरेंस था कि ये एक एड फिल्म है, फिर आपने एक्टिंग के अलावा और कोई और प्रोफेशन आपके लिए लाइवलीहुड का बेस बनेगा, उस तरफ आपने देखा नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं कि वो जॉब भी करते थे और सैटरडे संडे ऑडिशंस भी जाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझ में वो एनर्जी नहीं है कि मतलब मैं 2 चीज़ें बैलेंस कर सकूं, या तो एक ही चीज़ मैं फोकस करूं, या तो मैं जॉब कर लूं या मैं ये एक्टिंग के लिए वो फोकस कर लूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मतलब सिर्फ एक्टिंग ही करनी है, एक्टिंग से रिलेटेड चीज़ें बहुत हैं, एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें बहुत हैं, क्योंकि मेरी ओवर थिंकिंग की आदत है। अगर मैं जॉब करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ों के बारे में मैं सोचती रहूँगी। अगर मैं एक्टिंग के ऊपर फोकस कर रही हूँ तो सिर्फ उसी चीज़ों के बारे में मैं लाइक फोकस करूँगी कि यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये इंटरव्यू है। जैसे फिल्म कंपेनियन के काफ़ी इंटरव्यूज़ होते थे तो वो भी मैं देखने जाती थी, और मामी फेस्टिवल्स हो गए, जितनी फिल्म्स हम कवर कर सकते थे सारे करते थे। तो वो मेरा था कि मतलब फिल्म में ही एक्सप्लोर करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। सान्विका, आपने बताया कि छोटे छोटे ये जो एड फिल्मों के रोल्स थे, चाहे वो कोई माइक्रो मिली सेकेंड का हो या फिर यशराज का ये जो हबीब फैसल वाला आपने एक्सपीरियंस बताया, ये सब थोड़ा थोड़ा आपके अंदर एक हिम्मत बंधाने वाली चीज़ें थी। फिर शायद आपने TVF में कुछ नौकरी की क्या? नो सर, TVF से तो कोई लेना देना नहीं था मेरा। सो जैसे मेरा हर रोज़ का काम था, 3 बजे निकलो, ऑडिशन दो,
सारे स्टूडियोज़ जाती थी, सारे आराम नगर के सारे स्टूडियोज़ कवर करते रहे, नॉक नॉक करके, फिट नॉट फिट, जहाँ पे फिट होती थी वहाँ पे ऑडिशन देकर आती थी। तो वैसे ही मैं यहाँ पे इनफैक्ट यही स्टूडियो में मैं आई थी ऑडिशन देने के लिए जोमेटो के ऐड के लिए, लेकिन बहुत लंबी लाइन थी, तो फिर मैंने बोला कि मैं आती हूँ 1 घंटे से। तो फिर मैं वापस जब आई तो अंदर वाले केबिन से, जो नीचे वाला है, वहाँ से एक बंदा निकला, उनका कास्टिंग असिस्टेंट था, कृतार्थ नाम है उसका। तो कृतार्थ ने मुझे देखा और वो बोला कि एक TVF का ऑडिशन है, आप करोगे क्या? उसमें ये किरदार है, जीतू के ऑपोजिट है, और उसमें सिर्फ छोटा सा ही किरदार है, उसमें सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल करूँगी। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं TVF में सिलेक्ट हो जाऊँगी, मेरे दिमाग में ये था कि एक डेटाबेस में जाना ज़रूरी है। तो कास्टिंग भी बहुत बड़ी कंपनी है कास्टिंग की, तो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनके एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, इनके फिल्म डिपार्टमेंट है, और इनका OTT अलग अलग लोग मैनेज करते हैं। तो जैसे जब एड्स में मैं लॉक होना शुरू होती थी तो फिर बहुत सारे एड्स के कॉल आते थे, लेकिन मुझे फिल्म्स और OTT के लिए कभी नहीं आते थे। तो मेरा यही था कि मतलब OTT मेरे को कैच करना है। तो मैंने बोला हाँ मैं आके ऑडिशन दूंगी, ताकि मैं डेटाबेस में चले जाऊँ और फिर मेरे को बार बार कॉल आए। तो फिर उस वक्त मैं थोड़ी सी लो मोड में थी, उन्होंने बोला कि कुर्ते में चाहिए होगा। तो फिर मैं घर गई, फिर मूड थोड़ा सा लो था, मैंने सोचा कि अच्छे मूड में जाके देती हूँ। तो बोले कि नहीं आज ही मुझे सेंड करना है। तो फिर मैं आई, मैंने ऑडिशन दिया, और यही नीचे ये आगे का वो जो स्टूडियो है वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन काफ़ी अच्छा गया था। मतलब आपको पता चल जाता है कि कब आपने अच्छा किया, कब आपने बुरा किया। तो ऑडिशन अच्छा चला गया, और फिर उसी के 15-20 दिन बाद मुझे कॉल आया कि आप लॉक हो गए। तो मैं तो बिलीव ही नहीं किया था सर कि जब कॉल आया था। तो वो किसके लिए लॉक की गई थी आप? ये पंचायत में रिंकी के कैरेक्टर के लिए। हाँ, तो उसमें सिर्फ आखिरी का ही वो सीन था उस टाइम पे, जिसमें मुझे ब्रीफिंग ये दी गई थी कि एक शहर का लड़का है, गांव आया है, और वो आपको छत पे दिखता है, और वो आपको दिखता है आप अकेली बैठी हुई हैं, और आप बहुत प्रताड़ित हैं आपके घर वाले बहुत टॉन्ट मारते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो ये मेरी ब्रीफिंग थी, और वो जो सीन था वो एक कॉन्वर्सेशनल काफ़ी लंबा सीन था, तो वो क्या था। तो इसके लिए आपने कच्चा माल कैसे इकट्ठा किया? आपके पास तो ये एक्सपीरियंस था नहीं, ना तो गांव की लड़की, मतलब इमेजिनेशन मेरी अच्छी है। हाँ, तो इमेजिनेशन मैं वो कर लेती हूँ, वर्कशॉप्स मैंने की है। तो उसको जब आप ब्रेक डाउन करते हो कि अच्छा उसके मन में क्या चल रहा होगा, इसके पहले क्या होगा, तो वो हो गया था। तो इस तरह देखें, पंचायत ही वो जगह थी जहाँ से आपको लगा कि अब जीवन में संतोष आया? नहीं सर, मुझे लगा तो कभी नहीं। मेरे लिए ऐसा था कि जैसे मैं बाकी काम कर रही थी और उसमें सिर्फ 1 दिन का काम था। तो जब मैं लॉक भी हुई थी तो मैं 5 मिनट के लिए खुश हुई थी कि अरे मैं इसमें लॉक हो गई। फिर मैं नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लास्ट मिनट तक कुछ भी हो सकता है। ये इंडस्ट्री को मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत कुछ भी हो जाता है। फिर उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, तब भी मैंने सोचा कि जब तक ये रिलीज़ नहीं हो जाता है तब तक किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उसके पहले भी ये नहीं था कि मतलब कुछ ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे छोटे छोटे रोल्स बहुत किए हैं, ब्लिंक एंड मिस, जिसमें लोग वैल्यू नहीं करते। लोग सिर्फ उन्हीं को वैल्यू करते हैं जो जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है। जो एक लाइन के लिए आते हैं उनको वैल्यू नहीं करते। तो मैंने कोई होप्स नहीं रखी थी, मुझे ये था कि मुझे पैसे मिलेंगे, मेरा रेंट जाएगा, उससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं थी। फिर जब वो सीज़न रिलीज़ हुआ, सीज़न रिलीज़ के बाद मुझे काफ़ी कॉल्स आए मेरे दोस्तों के, यार ये तो कितनी अच्छी सीरीज़ है, यार तूने कितना अच्छा वो चूज़ किया। ये मैंने बोला यार मैंने क्या चूज़ किया, वो तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, कौन से मेरे पास 10 चीज़ें रखी हैं जो मैं चूज़ करूँगी, ये तो अपने आप आया है मेरे लिए। फिर उसके बाद सीज़न 1 काफ़ी हिट हो गया था। फिर सीज़न 2 में मुझे प्रेशर था कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगी, अच्छा परफॉर्म करूँगी नहीं करूँगी, इतने सीनियर एक्टर्स हैं, मुझे बहुत डर था। नीना मैम और रघुवीर सर का बहुत डर था, जेन्युइनली स्पीकिंग। और प्लस TVF खुद ही अपने आप में बहुत कमाल है, तो बहुत प्रेशर था। कैसे किया है मैंने सीज़न 2, किस प्रेशर में किया है मैं जानती हूँ। लेकिन सीज़न 3 तक फिर देन आई वॉज लाइक वेरी काम। फिर उसके बाद मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई।
सीज़न 2 में भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट इट वाज मेरे दिमाग में मैंने बहुत प्रेशर लेकर काम किया है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, अच्छा नहीं कर रही हूँ। सेल्फ क्रिटिसिज्म तो मेरा हमेशा से बहुत हाई रहता है कि आई एम नॉट लुकिंग गुड, या मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ। ये वो जो सेल्फ नेगेटिव टॉक्स है वो मेरे लिए ज़्यादा हार्मफुल रहती है। तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है कभी कभी। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है सर? अभी भी ऑडिशंस ही चल रहा है, लेकिन अब ये है कि जो पहले छोटे छोटे रोल्स आते थे, अभी लीड के लिए ऑडिशंस आते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो इटसेल्फ में मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी जर्नी है। ऑडिशंस देती हूँ, अब उसमें काफ़ी सारे लोगों का कॉल होता है, मतलब प्लेटफॉर्म का कॉल होता है, डायरेक्टर का कॉल होता है, काफ़ी सारी चीज़ें मैच करनी रहती हैं। चूँकि आपकी कहानी उन एक्टर्स से अलग है जो कभी थिएटर भी करते हैं, कभी उनके घर में भी कुछ एक्टिंग वगैरह का सिलसिला होता है, कुछ पीयर में होता है, स्कूल में कुछ भी नहीं है आपके पास। मतलब अगर देखें, जबलपुर से लेकर मुंबई आकर के फर्स्ट ऑडिशन तक देखें तो उसमें कोई भी ऐसी कहानी में ये नहीं है जिसमें आप एक्टिंग सीख रही हैं। डांस सीख रही थी, वो अलग बात थी। एक्टिंग सर बॉम्बे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप कुछ चीज़ सीखना भी चाहो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में हमेशा से सीखने की वो जो एक चाह है वो बहुत है। तो मैं डांस में सीखना चाहती हूँ, मैं एक्टिंग सीखना चाहती हूँ, मैं सिंगिंग सीखना चाहती हूँ, और भी चीज़ें मार्शल। यहाँ पे सारी चीज़ें वो मैनेज कर पाना मुश्किल है। ऊपर से यहाँ पे आपका रेंट भी हर महीने जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा जो आपके ट्रैवलिंग के कॉस्ट हैं। तो जो मैं कमाती थी उस टाइम पे वो बहुत छोटा लिमिटेड अमाउंट रहता था कि उससे मेरा सिर्फ रेंट निकल जाए और ट्रैवलिंग का एक्सपेंस निकल जाए। रेंट पापा देते थे, बाकी के वो जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंस हो गए, घर का राशन पानी हो गया, वो मेरे को देखना पड़ता था। तो उसमें से तो सिर्फ इतना ही हो पाता था। हाँ, तो वो सीखने के लिए जब पैसे बच जाते थे तो फिर मैं ज़रूर सीखती थी। मैं डांस भी करती थी, मैं वोकल ट्रेनिंग भी करती थी, वोकल सिंगिंग नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई थी। मतलब ऐसी थी कि मतलब अगर आप मेरे सामने बैठे तो आप तक मेरी आवाज़ नहीं आएगी, काफ़ी कम वॉल्यूम वैसी आवाज़ थी। तो मैं वोकल एक्सरसाइज भी करती थी, तो वोकल ट्रेनिंग भी करती थी मैं। फिर अभी वोकल ट्रेनिंग कहाँ से की आपने? एक थिएटर के सर हैं अमोद सर, तो उनके साथ मैं करती थी। तो काफ़ी सारे बच्चे रहते थे वहाँ पे थिएटर, उनका सिर्फ वॉइस का? सिर्फ वॉइस सिखाते थे वो। तो उनकी वजह से ही मतलब मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी इतनी खुली है कि मतलब सामने वाले तक मेरी आवाज़ पहुँच जाती है। खैर, आपने तो उसको एफर्ट करके, वर्कशॉप करके, ट्रेनिंग करके सीखा। फिर भी ऐसे हमारे देखने वाले जिनकी आवाज़ दबी हुई है, उनको कुछ मंत्र दीजिए जिससे कि उनकी भी थोड़ी आपकी तरह खुले। शॉर्टकट तो नहीं होता कि नहीं, शॉर्टकट नहीं होता, रोज़ रियाज करना पड़ता है। और सरगम का रियाज करें, सारेगामापा उसका रियाज करें, और खरज का जितना रियाज कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपकी आवाज़ ज़्यादा खुलेगी। बहुत अच्छा। मुझको बताइए कि इस सफ़र में आपने सीखा क्या? सीखा ये कि बोलना बहुत ज़रूरी है सर। ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है, क्योंकि मैं कम बोलती हूँ। तो पहले ऐसा रहता था कि अगर कहीं मैं जा भी रही हूँ तो मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में बहुत दिक्कत होती थी कि हेलो, हाय, आई एम सान्विका, आई एम पूजा। मैं ये भी नहीं कर पाती थी, और वही कोई दूसरा इंसान होगा जो सिर्फ एक लाइन बोलेगा और वो माहौल खींच लेगा। तो यहाँ पे नेटवर्किंग जो बोलते हैं ना, तो नेटवर्किंग यही है कि मतलब पहले तो आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, वो बहुत ज़रूरी है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। वो आर्ट है, वो करते करते आएगा, एकदम से नहीं आएगा। तो ये मैंने सीखा है, और अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ नए नए लोगों से मिलूँ, लोगों से बात करूँ, इंटरेक्ट करूँ। अगेन ये भी मेरा आउट ऑफ कंफर्ट जोन है, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ। और दूसरा ये मैंने सीखा है कि किसी इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ को लाइक पर्सनली नहीं लेना चाहिए। एवरीथिंग इज़ बिजनेस। अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए नहीं ले रहा है, या किसी ने आपको कमेंट कर दिया है, तो वो सारी चीज़ों को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं। कोई किसी का सगा नहीं है ऑनेस्टली। अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे ये तो मेरे बहुत अच्छा है, पहचान वाला है, ये बंदा कभी ऐसा पलटेगा नहीं है वो, बट नो, ये सब अपना फ़ायदा देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो उस चीज़ को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट थिंक इट एज कि ये बिज़नेस है, और सब बिज़नेस कर रहे हैं, दैट्स इट। ये मतलब ये मेरी पर्सनल लर्निंग है।
बातचीत हम लोग पूरी करें उससे पहले कुछ हमको रिंकी के को पर्दे पर मतलब कैरेक्टर की शक्ल में ज़िंदा करने के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स बताइए जो अपने को एक्टर्स, क्योंकि लंबा लंबा टाइम गुजरता है इन लोगों के साथ जिसमें रघु भाई जैसे गुरु लोग भी हैं, तो कुछ बताइए कुछ ऐसे छोटे छोटे किस्से। मेमोरी की बड़ी प्रॉब्लम है सर। उनके साथ जब भी रहती हूँ तो लाइक अच्छा ही लगता है। एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम अब ऐसी हो गई है कि सब परिवार जैसे बन गए हैं तो लोगों को हंसी बहुत आती है, और वो हंसी से डायरेक्टर जो रहते हैं ना, डायरेक्टर और डीओपी, वो परेशान हो जाते हैं। तो एक ऐसी सीन था जहाँ पे हम सारे एक्टर्स थे, तो पहले जीतू ने हंसना शुरू किया, फिर कट हुआ, कट कट कट, फिर से टेक हुआ, फिर रघु सर ने हंसना शुरू हुआ, कट कट कट, फिर से टेक हुआ, फिर तीसरी बार मैंने और नीना मैम ने देखा तो हम दोनों को हंसी आ गई। तो फिर ऐसे करते करते मतलब पूरा हमने कम से कम 8-10 टेक लिए होंगे और सब हंस रहे थे, और उस वजह से हम लोग को काफ़ी डांट पिटी थी। हाँ, या अभी तो फिलहाल यही याद है सर। ज़्यादा याद नहीं रहता है क्योंकि रोज़ इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, मुझे याद नहीं रहती। इनफैक्ट मुझे मेरी लाइफ के भी जो किस्से होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे याद नहीं रह पाती है। ये बहुत सुपरफिशली बताया है मैंने। ठीक है, आखिर में हमको बताइए कि बीच बीच में तो आपने बताया ही कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोज आते रहते हैं या कुछ डाउन फील कर रही हैं, तो उससे ऊपर आने के लिए क्या तरीके अपनाती हैं? हाँ सर, फ़नी लगेगा लेकिन उसको मैं प्रोसेस होने देती हूँ। अगर जब भी मैं डाउन फील करती हूँ, मैं 2-3 दिन बहुत लो फील करूँगी, खूब सोऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, फिर सोऊंगी, फिर उसके बाद अपने आप सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो ये मेरा प्रोसेस रहता है, 2 दिन 3 दिन खूब खाओ, खूब सो, और फिर उसके बाद चौथे दिन इतने फ्रेश और एनर्जाइज रहती हूँ कि हाँ चलो अब क्या करना है। तो ये मेरा हमेशा का प्रोसेस रहा है। अभी भी अगर मैं कभी लो फील करती हूँ तो कुछ अच्छा खा लेती हूँ, और फिर सोना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो लाइफ में तो सबसे पहले अच्छे से नींद पूरी होनी चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, फिर जब आपका माइंड सही वे में काम करे तब वन शुड टेक एनी डिसीजन। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपने कभी ये जो मेरा इंटरव्यू का शो है, टॉक शो है, कभी आपने देखा, कभी आपकी नज़र से आपने देखा नहीं? कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी नहीं सर। नहीं, मतलब ये कि इससे ये अंदाज़ा लगता कि किस तरह के इंटरव्यू शोज़ या उनकी लाइफ जर्नीज़ को समझने में आपकी कोई दिलचस्पी है कि नहीं, ये इसीलिए मैंने ये पूछा। तो हम लोग ये बातचीत ख़त्म करेंगे सान्विका, आखिर में कुछ और आपके दिल में हो या कोई बात आप कहना चाहती हो तो अभी आप कह सकती हैं। सर मैं तो वैसे ही कम बोलने वाली इंसान हूँ, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। जो इंसान मेरे साथ रहते हैं वो उस वक्त कुछ कुछ बातें निकल आती हैं। ऐसे क्या बोलना चाहिए मुझे अभी फ़िलहाल, फिर भी मैं अभी सीख ही रही हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं, अभी तो कुछ नहीं सर। बीच में आपने कहा कि ये जो सब लोगों ने कहा कि बहुत नेचुरल दिखने से नहीं होगा, कुछ थोड़ा अपने को प्रेजेंटेबल वगैरह बनाओ, तो इस सिलसिले में आप क्या तरीक़ा अपनाती हैं और कपड़े कहाँ से ख़रीदती हैं, और मेकअप के लिए आपने कुछ एक सिस्टम बनाया हुआ है, मतलब प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपने क्या किया है? प्रेजेंटेबल सर, मैंने विथ टाइम ही चीज़ें सीखी हैं। मुझे कुछ नहीं आता था, मेकअप नहीं आता था, ड्रेसिंग सेंस भी उतना कुछ खास था नहीं। लोगों को देख देख कर ही चीज़ें सीखी हैं। आजकल इंस्टाग्राम हो गया है तो इंस्टाग्राम पे वो चीज़ें आती रहती है, तो उसमें से देख देख के सीखा है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रेजेंटेबल का मतलब सिर्फ मेकअप और आउटफिट नहीं है, ऑल्सो योर पर्सनैलिटी। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप कैसी ऑरा लेकर चल रहे हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं आप अपनी बात जब आप बात कर रहे हैं, तो वो एक पर्सनालिटी का पैकेज होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल टी शर्ट और पजामे में भी है लेकिन आपकी ऑरा जो है, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर आएगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी है, सब चीज़ धीरे धीरे सीखी है। ऑन द वे हूँ, आई एम नॉट देयर येट, लेकिन ऑन द वे हूँ। आपने अपना कोई मैनेजर, सेक्रेटरी वगैरह भी रखा हुआ है?
सर अब मैंने रखा है, पिछले 3 सीजन से नहीं थे, अब मैंने मैनेजर्स रखे हैं क्योंकि सारी चीज़ें मैं खुद मैनेज करती थी एंड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब एक एक्टर मैनेज करता है, प्रोडक्शन नहीं सुनते हैं, ठीक है। एंड जब मैनेजर्स बात करते हैं तो वो बहुत अलग वे में बात करते हैं। तो अगर एज एन एक्टर जब आप प्रोडक्शन से बात करते हो तो या तो आपको दबाने की कोशिश की जाएगी या फिर वो आपको बोल दिया जाएगा कि हम रिप्लेस कर देंगे आप। और बेसिक डिमांड, हम तो उस लेवल पे है भी नहीं कि हमारी कोई डिमांड हो, हमारी तो बेसिक डिमांड होती है खाने की डिमांड, ठीक है, खाना अच्छा होना चाहिए, या फिर हमें फ़्लाइट से भेजो, कई बार वो ट्रेन से भी भेज देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, डिमांड्स होती है। या फिर पेमेंट है तो पेमेंट, जो पेमेंट टर्म्स है वो 3 महीने का ना हो। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे 1 महीने में चाहिए, बोले नहीं नहीं हमारा तो प्रोसेस ही है 3 महीने में। ये छोटी छोटी डिमांड होती है। उनका कुछ नहीं, जब उनके पास कुछ नहीं होगा तो वो काउंटर करके ये आएंगे कि हम आपको रिप्लेस कर देंगे। तो अब ऐसे में एक्टर क्या करेगा, वो बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। तो फिर मैनेजर्स होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपके लिए वो फाइट करते हैं, उनने वो बिज़नेस देखा है। ऑल्सो ये होता है ना कि एक्टर्स को पता नहीं है कि ये अपर लेवल पे बिज़नेस कैसे होता है। वो प्रोडक्शन से अगर अच्छा खासा बजट मिला है, लेकिन वो एक्टर को वो बहुत जितने मिनिमल से मिनिमल अमाउंट में वो काम करवा सके वो उसमें करवाएंगे। तो इसलिए मैनेजर्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो बातचीत में वो आपको लाइक बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं। अब करियर के इस पड़ाव पर पेरेंट्स का क्या रुख, रवैया क्या है? पेरेंट्स बहुत खुश हैं। पापा रोज़ कॉल करके ये बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरा नाम हुआ है, और पापा थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू बेटा, आपकी वजह से ये लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे बात कर रहे हैं। और पापा का जो सर्कल है, तो सब लोग लाइक रोज़ कुछ ना कुछ एटलीस्ट 4-5 मैसेजेस आते हैं कि आपकी बेटी यहाँ पे आएगी तो हमें मिलाइएगा, अरे आपकी बेटी ने क्या काम किया है, आपकी बेटी। तो वो सारी चीज़ें सुन के पापा को बहुत खुशी होती है। तो अभी तो फ़िलहाल दोनों बहुत खुश हैं। तो सान्विका, हम लोग ये बातचीत अब यहाँ पे इसी पॉजिटिव नोट पर वाइंड अप करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। आज हमारे साथ थी यंग एक्टर सान्विका। मिलेंगे अगले मेहमान के साथ जल्द ही।